Okay, so hello everyone. Very good evening to all of you guys. First of all, sorry यार, आज आपकी इकोनॉमिक क्लास थोड़ा सा लेट हो पा रही है, तो कुछ इमरजेंसी थी, कुछ काम की ऐसे इमरजेंसी आ गई कि दिन में हमारी क्लास नहीं हो पाई। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आज दो दो क्लास हम पढ़ा देंगे इकोनॉमी की। आज दो दो क्लास भी कर सकते हैं इकोनॉमी की, सुबह और शाम। बट एनीवेज, खैर वो देखते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दो इफ इट्स ऑल गुड विद द ऑडियो वीडियो। अगर सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, सो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। मन क्लास देने क्लास। ओके, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। चलिए, सो हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर। सो कल की क्लास में वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, जहां पे दो इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट। और वो दो इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या थे हमारे? हमने बात की थी मार्केट इकोनॉमी एंड नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में हमारी बात हुई थी। क्लियर? आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी की। पिछले वाला रिवाइज करवाने की तो जरूरत नहीं है ना, पहले आप लोगों को याद होगा ऑलरेडी। और अगर इन केस आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। लेक्चर 2 में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ठीक तरीके से देखिएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टॉपिक कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने कल पढ़े थे कि तीन टोटल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुए हैं, तीन मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। उनमें से जो तीसरे वाला है दैट इज द मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब हमने बहुत क्लियरली देखा कल कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म देती है। थोड़ा सा आपको एक चीज मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूं। हम लोगों ने कल ही एक्सप्लेन किया था और इस चीज को बहुत क्लियरली हमने अंडरस्टैंड भी किया था कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है, तो मार्केट इकोनॉमी में बहुत क्लियर एक चीज थी कि सब कुछ जो होना है वो होना है इनविजिबल हैंड से। यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट इनविजिबल हैंड? मार्केट इकोनॉमी का पूरा आइडिया किसका था? द होल आइडिया ऑफ मार्केट इकोनॉमी गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का पूरा आइडिया इनविजिबल हैंड की थ्योरी, जिसको एनिमल स्पिरिट भी कहा गया था, वो था किसी भी कोई भी प्रोडक्शन करने के पीछे का मोटिव क्या है। तो हर इंडिविजुअल, हर कंपनी, हर फर्म मार्केट इकोनॉमी में जो काम करती है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है और अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। और ये प्रॉफिट और ये सेल्फ इंटरेस्ट ही मार्केट में इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं। मार्केट इकोनॉमी चलती है मार्केट फोर्सेस पे, और मार्केट फोर्सेस कल आपको बताई थी, दो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सब चीजें आपकी होंगी। पूरे मार्केट इकोनॉमी का जो होल कॉन्सेप्ट है वो चलता है प्रॉफिट के ऊपर। मार्केट इकोनॉमी ने दो सिस्टम्स को जन्म दिया, एक था कैपिटलिज्म, एक था आपका कैपिटलिज्म, और दूसरा बना फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब क्योंकि कैपिटलिज्म वाले केस में आपने नोटिस किया होगा कि कैपिटलिज्म के केस में मेन, हमने कल बताया था, इसमें जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। यहां पे जो वेल्थ है उसका क्रिएशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव, और जितने भी प्रोडक्शन एसेट्स हैं उनकी ऑनरशिप। इट टॉक्स अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन एसेट्स। तो ऑनरशिप और वेल्थ क्रिएशन, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये भी आपको कल हमने क्लियर कराया था।
कैपिटलिज्म के केस में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बट ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे मोनोपोली के भी चांसेस होंगे। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में मोनोपोली नहीं हो पाएगी, देयर इज नो मोनोपोली, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन रहेगा। फ्री कंपटीशन क्यों रहेगा? बिकॉज एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। हर एक प्राइस, हर चीज की कीमत उसकी डिमांड सप्लाई पे तय होगी। ये दो बेसिक डिफरेंस हमने कवर किए थे। ये मार्केट इकोनॉमीज बढ़िया चली, खूब बढ़िया चली, लेकिन कब तक? ये बढ़िया चलती गई। इनके बढ़िया चलने का रीजन था, कहां तक बढ़िया चली है? जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया। इसने प्रॉस्पेरिटी भी सब कुछ किया, बढ़िया किया, पर बाद में फिर हमें क्या पता चला कि लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं। याद है कल की लिमिटेशंस? कल आपको मैंने बताया था कि ये जो मार्केट इकोनॉमीज हैं, इनमें सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या आया था? इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया, गरीब को बहुत गरीब कर दिया, अमीर को बहुत अमीर कर दिया। कोई वेलफेयर की स्कीम गवर्नमेंट ने नहीं इनिशिएटिव लिया, क्योंकि गवर्नमेंट तो इंटरवीन कर ही नहीं रही थी किसी चीज में। मार्केट इकोनॉमी चल रही थी लेजी फेयर, लीव इट अलोन, नो इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट के मॉडल पे चल रही थी, जिससे वेलफेयर का जो पार्ट था वो काफी ज्यादा हैम्पर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, लिमिटेड लोगों के पास ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, एंड वहां से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर का भी प्रॉब्लम आया। मार्केट इकोनॉमी का रिस्पॉन्स कौन देता है? मार्केट इकोनॉमी का रिस्पॉन्स दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो थे, उनका जो आइडिया था, द आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स के आइडिया ने किसको जन्म दिया? आपके नॉन मार्केट इकोनॉमी में। नॉन मार्केट इकोनॉमी का जन्म ही एज रिएक्शन टू मार्केट इकोनॉमी हुआ था। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए, ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो पूंजीवाद है, ये असली वजह है इस समाज के अंदर जो इतना ज्यादा इनइक्वालिटी है, उसकी असली वजह जो है ये समाज में जो आपका पूंजीवाद है वो है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर का, सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल कुछ लोगों का है, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई हम जो है नॉन मार्केट इकोनॉमी डेवलप करेंगे। नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है उसके अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ ऑल, प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं करेंगे, सबका भला हो उसके हिसाब से काम करेंगे। ये आइडियोलॉजी कहती है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज का यूज हम ऐसे करें कि जिससे सबका भला हो। और ये काम कौन कर सकता है? स्टेट। स्टेट को सब कुछ पावर दे दी गई। स्टेट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है। स्टेट के पास जब तक रिसोर्सेज रहेंगे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज अलाउड नहीं है, ठीक है। वर्कर्स जो है, वर्कर्स उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे जहां सरकार उनको सरकारी नौकरी दे। हर आदमी सरकारी नौकरी करेगा और बदले में सरकार उनको फैसिलिटीज देंगी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। ये बोल करके नॉन मार्केट इकोनॉमी चलाई गई। नॉन मार्केट इकोनॉमी से दो चीजें निकल के आई। एक हमने कल पढ़ा था, इट वाज सोशलिज्म, एंड अनदर इट वाज कम्युनिज्म। सोशलिज्म वो जो यूएसएसआर में प्रैक्टिस किया गया, और कम्युनिज्म वो जो चाइना में प्रैक्टिस हुआ और अभी भी हो रहा है। सोशलिज्म के अंदर एक खास चीज थी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर स्टेट ने पूरी तरह से कंट्रोल किया। जबकि कम्युनिज्म के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ इवन लेबर के ऊपर भी कंट्रोल किया गया। और ये प्योरेस्ट फॉर्म में जो कम्युनिज्म है 1949 में चाइना ने अप्लाई कर दिया था। नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर के ऊपर पूरा स्टेट का कंट्रोल, हर चीज स्टेट के हिसाब से चलेगी, ये सब हुआ। इससे जाहिर तौर पे कुछ लेवल तक, कुछ सालों तक ठीक ठाक चला, लेकिन 1970s ऑनवर्ड्स ही इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी हमें दिखाई देने लगी। इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरी का पूरा इकोनॉमी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब इकोनॉमी का फोकस ही हो गया है वेलफेयर ऑफ ऑल, तो इस वेलफेयर ऑफ ऑल के चक्कर में एक प्रॉब्लम हुई कि कोई एक्स्ट्रा कैपिटल वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। वेलफेयर ऑफ ऑल तो ठीक है, लेकिन उस वेलफेयर को करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरह की नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहा,
एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनोवेशन कैसे होगी, इकोनॉमी एक्सपेंशन कैसे करेगी, लोगों के अंदर मोटिवेशन खत्म होगी कि भाई जब सबको सबको सरकार नौकरी देगी, सरकार जो काम बोलेगी हमें करना है, हमें लिमिटेड उसका बेनिफिट मिलना है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ काम करना है, तो लोगों के अंदर हार्ड वर्क करने का, कुछ बड़ा अचीव करने का मोटिवेशन खत्म हो गया। अल्टीमेटली ये भी पाया गया कि रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज नहीं हो रहा है, रादर रिसोर्सेज काफी ज्यादा मिस एलोकेट पाए गए, रिसोर्सेज जो है उनका मिस एलोकेशन के साथ साथ मिस यूज भी हुआ, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपर्टीज हो हर तरह के काम में। बिजनेस, अगर मैं कल को बोलूं कि सरकार जो जो बिजनेस आज अंबानी या अदानी चला रहे हैं वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है सरकार चलाए, जरूरी नहीं कि सरकार उतनी केपेबल हो, वो किसी इंडिविजुअल का टैलेंट हो सकता है कि एक बिजनेस को कैसे रन करना है, वो उसका एक्यूमेन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स आई। ओवरऑल एक टाइम के बाद पाया गया कि जो स्टेट सबके भला करने के लिए उतरा था, कहीं ना कहीं स्टेट खुद ही सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट करने लगा, लोगों के अंदर कोई लिबर्टी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो इस तरह का कंट्रोल काफी ज्यादा हो गया। इसलिए नॉन मार्केट इकोनॉमी को स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी जैसे शब्द भी दिए गए। ये दो चीजें हमने कल कवर की थी। अब तीसरा मेजर इकोनॉमिक सिस्टम जो इन दोनों के ब्लेंड से बना है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए लिखना शुरू कीजिए। आज का तीसरा, थर्ड मेजर इकोनॉमिक सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम है जो अभी हम अब आपके सामने अभी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए जरा हमारे अगले मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का अगर देखिएगा तो वैसे तो जो इसकी शुरुआत है वो आपको 1930s में मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकली समवेयर इट वाज प्रेजेंट सिंस 1930s। अगर आपको याद हो, जब मार्केट इकोनॉमी ने कुछ नॉन मार्केट इकोनॉमी के ट्रेड्स अपनाए थे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, रिमेंबर, जिस टाइम पे मार्केट इकोनॉमी ने अडॉप्टेड few provisions of non-market economy during what? During the Great Depression। और आपको नाम भी याद होगा किसके कहने पे, जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन का दौर था उस टाइम पे जॉन मेयार्ड केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने कहा था मार्केट इकोनॉमिस्ट को कि कुछ थोड़ा बहुत तुमको नॉन मार्केट के ट्रेड अपनाने पड़ेंगे, उसी से तुम्हारा इकोनॉमी जो है बेटर स्टेट में आएगी, और वो हुआ भी। तो देखा जाए तो 1930s में जब मार्केट इकोनॉमी ने नॉन मार्केट के ट्रेड्स अपनाए, थोड़ा बहुत स्टेट इंटरवेंशन जो है उसमें स्टेट इंटरवेंशन हुआ, तो अल्टीमेटली अगर आप देखिएगा तो शुरुआत तो हो गई थी, वहां से ब्लेंडिंग तो होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो ऑफिशियली हम मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत मानते हैं, ऑफिशियली द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया, ऑफिशियली अडॉप्शन हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो थी फ्रांस। याद कीजिएगा 1944, जी हाँ, 1944 में फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप, ठीक है, एज पार्ट ऑफ देयर नेशनल प्लानिंग। एक बार मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जब सामने आया, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्दर सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, इस पूरे मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फर्दर सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया? वर्ल्ड बैंक ने इसको फर्दर सपोर्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने ना बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी की उस टाइम पे। आपको याद होगा 1945 में वर्ल्ड बैंक भी कब बना था? 1945 में वर्ल्ड बैंक बना था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद से। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी स्टडी किया, फर्दर सपोर्ट किया इस कॉन्सेप्ट को,
और वर्ल्ड बैंक ने इस बात को बिल्कुल 100% एक्नॉलेज किया। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक्नॉलेज्ड द नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था मार्केट इकोनॉमीज में कि बिल्कुल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, सब कुछ लेजी फेयर चलेगा, उसका प्रॉब्लम देखा तो देयर इज नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन एट सेलेक्टेड पॉकेट्स। कई कई जगह पे जरूरी है स्टेट थोड़ा रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इस बात को हाईलाइट किया। और सब कुछ फ्री मार्केट इकोनॉमी के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन एक ये बहुत सब्जेक्टिव आइटम है। स्टेट कितना इंटरवेन करेगा, हाउ मच, व्हाट टाइम, कैसे इंटरवीन करेगा, ठीक है, कितना इंटरवीन करेगा, ये सब चीज ना बहुत सब्जेक्टिव है। तो हर कंट्री में या हर सिस्टम में ये चीज जो है एज पर द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द टाइम पे छोड़ दी गई। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कहा गया कि यहाँ पे प्राइवेट और सरकार दोनों का रोल है। प्राइवेट का मतलब है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि आपके जो प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी भी जरूरत है, वो अपना काम करेगी और स्टेट का काम भी रहेगा, स्टेट अपना काम करेगी। तो सरकार और प्राइवेट कंपनी, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल भारत, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। आज इंडिया में पीएसयूज भी अपना काम कर रही हैं और प्राइवेट कंपनीज भी अपना काम कर रही हैं। वी हैव अ मिक्स्ड, वी हैव अ ब्लेंडिंग। और इस कॉन्सेप्ट को ये कहा गया कि भाई हर कंट्री कोई फिक्स्ड मॉडल नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसको सबसे फेवरेबल मॉडल भी बनाता है। फ्लेक्सिबल मॉडल का मतलब यह है कि एज पर द नीड ऑफ द आवर, टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप इसको बदल सकते हो। मतलब सर, मतलब ये कितना प्राइवेट पे डिपेंड करना है, कितना स्टेट पे। कभी कभी किसी किसी फील्ड में प्राइवेट को डोमिनेट करने दो, किसी किसी फील्ड में स्टेट को डोमिनेट करने दो। तो ये फ्लेक्सिबल है। और इनफैक्ट इस सिस्टम की अच्छी बात यह है कि टाइम और समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से प्राइवेट स्टेट का काम भी संभाल सकता है। कुछ स्टेट जो है, स्टेट सरकारी कंपनीज, वो प्राइवेट के काम में भी इंटरवीन कर सकती है। तो इनका रोल भी इंटरचेंज होता रहता है ना। तो जैसे अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल पहले एक टाइम तक ना स्पेस में सिर्फ गवर्नमेंट काम करती थी और कोई अलाउड नहीं था। या फॉर एग्जांपल माइनिंग पूरी तरह से स्टेट का काम था, डोमिनेट सरकार करती थी। फिर हमने प्राइवेट ऑक्शंस देनी शुरू कर दी। अब तो बहुत सारे स्पेस के अंदर भी प्राइवेट कंपनीज आके काम कर रही है, राइट। हमने स्पेस को प्राइवेटाइज कर दिया। तो जब जब हम ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन करने में प्राइवेट कंपनीज स्टेट के रोल में एंटर कर रही हैं। और जब जब आप नेशनलाइजेशन करते हो, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, तो उस टाइम पे स्टेट जो है वो प्राइवेट काम के अंदर घुस रहा था, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये ब्यूटी है मिक्स्ड इकोनॉमी की, इसीलिए ये सस्टेनेबल मानी जाती है, क्योंकि ये किसी रिजिड आइडियोलॉजी पे नहीं चलती। मिक्स्ड इकोनॉमी हैज नो रिजिड आइडियोलॉजी। लिख लीजिए कहीं पे बोल्ड लेटर में, देयर इज नो रिजिड आइडियोलॉजी। जैसे और मार्केट और नॉन मार्केट में यही तो था, वो चल रही थी इकोनॉमी से ज्यादा आइडियोलॉजी के ऊपर। मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी के पीछे एक आइडियोलॉजी खड़ी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे रिजिड आइडियोलॉजी नहीं है वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसीलिए हर कंट्री की मिक्स्ड इकोनॉमी अलग टाइप की होगी, उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से काम करेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए काम करती रहेंगी और स्टेट लोगों के वेलफेयर। क्या इंडिया में एग्जैक्टली सेम मॉडल नहीं है? आज हमारे देश में भारत सरकार लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रही है। सरकार ने वेलफेयर के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे दिया। वहीं पे हमारे ही देश में हमारे पास अदानी, अंबानी, टाटा जैसे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनीज अपना काम करें प्रॉफिट ड्रिवन, प्रॉफिट के लिए, और स्टेट अपना काम करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। ये आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल एंड वेरी सस्टेनेबल मॉडल, जो आज हमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में देखने को मिलता है। आज के टाइम पे ना बहुत रेयरली, मैं बता रहा हूं बहुत रेयरली ऐसा है कि कोई कंट्री कहे
कि मैं तो रिजिडली मार्केट इकोनॉमी हूं या रिजिडली नॉन मार्केट इकोनॉमी हूं, ऐसा नहीं है। क्या आज रशिया में कोई प्राइवेट फर्म नहीं है? क्या चाइना के अंदर प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करती? ऑफ कोर्स कर रही है। तो चाइना भी ये दावा नहीं कर सकता कि जी हम तो प्राइवेट को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। या यूएस क्या ये कह सकता है कि हमारे यहाँ पे हर चीज प्राइवेट इकोनॉमी पे चल रही है? नहीं, वहां पे भी बहुत सारी चीजें जो स्टेट अपने अंडर करके चलती है, वहां की सरकारें वेलफेयर पे भी ध्यान देती हैं। तो ट्रू सेंस में अगर जिस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली आपका मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। बस किसी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसी में स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जैसे यूएसए के अंदर मिक्स्ड होते हुए भी काइंड ऑफ, लेकिन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। चाइना के अंदर नॉन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। और इंडिया इज वन परफेक्ट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करेंगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज, ये एक चीज और याद रखिएगा, जो आपने 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम समझे, इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। We have got 3 major economic systems, and for every major economic system there is a well established distribution system. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब सर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज कैसे पहुंचा रहे हैं। जैसे हमारा मार्केट सिस्टम था, जैसे हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस फंडामेंटल पे काम करेगा सर? वो काम करेगा वहां पे मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज कैसे करोगे? थ्रू मार्केट। यहां पे हर चीज काम करती है एज पर मार्केट। मार्केट के ऊपर काम करोगे मतलब हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से सामान को खरीदेंगे। मैं कौन सा सामान खरीदूंगा, कितने भाव पे खरीदूंगा, वो है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस केस में कैसा सिस्टम हुआ? मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मजे की बात यह है कि जो हमारी स्टेट इकोनॉमी है, जो नॉन मार्केट हमारी स्टेट इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी में मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को दिए जाएंगे, बट वो दिया जाएगा विदाउट मार्केट। वहां मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, मार्केट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। एंड यू नो द थर्ड विच इज आवर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सिंपल सॉर्टेड है भैया, यहाँ पे दोनों का ब्लेंड है। यहाँ पे कुछ चीज चलेंगी थ्रू मार्केट, कुछ चीज काम करेंगी मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट पे भी बेस्ड रहेगी, और कुछ जो है वो स्टेट जो काम करेगा, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो करेगा या तो फ्री में करेगा। अगर फ्री में सामान नहीं पहुंचाया जाएगा तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे काम करेगा। ये सब्सिडीज जो मिलती हैं, तो या तो फ्री राशन मिलेगा या सब्सिडाइज्ड राशन मिलेगा फॉर एग्जांपल। तो मिक्स्ड के अंदर मार्केट और नॉन मार्केट दोनों का जो है सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग से कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है समझने को, इसमें सिंपल बात समझने की ये है कि किस सिस्टम में हम कैसा सिस्टम बना रहे हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर वी क्लियर विद ऑल 3 मेजर इकोनॉमिक सिस्टम? हाँ जी बेटा, कोई डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। तीनों मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अब तो नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं है देन वी कैन मूव अहेड, फिर आगे बढ़ते हैं। वंस रिपीट द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन से वाला? मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों तरह से दिए जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब तुम एक बात बताओ, थोड़ा सा एग्जांपल है, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, अगर तुमको चावल चाहिए, राशन चाहिए, तो तुमको प्राइवेट, तुम किसी दुकान पे जाके भी खरीदते हो, तो उस दुकान के ऊपर जो भी भाव है राशन का, तुम उसको पे करके आते हो। हमारे देश में प्राइवेट यानी मार्केट के थ्रू भी सामान हम खरीदते हैं, और हमारे ही कंट्री में फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट पे
सब्सिडीज के थ्रू भी सामान बिकता है। जो फेयर प्राइस शॉप होती है, जहां पे आपको अपना बीपीएल कार्ड लेके जाना होता है, अपना जो है राशन कार्ड लेके जाना होता है, जिस बेसिस पे तुमको फ्री राशन मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर तुमको 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना फ्री। 5 किलो पर पर्सन पे मिल रहा है राशन फ्री, 35 किलो परिवार को राशन फ्री मिल रहा है। तो हमारे ही कंट्री में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक जो फ्री या सब्सिडाइज रेट पे चलता है, जो स्टेट चलाती है, सरकार चलाती है, और दूसरा आप और मैं जाके जो दुकानों से सामान खरीदते हैं, जो हम 100 रुपए के चावल भी लाएंगे वहां पे 2 रुपए के चावल मिलेंगे। तो हमारे देश में दो तरह के मार्केट सिस्टम है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों तरह की आपको मिलेंगी। एक वो जो सरकार आपको दे रही है, एक वो सर्विस और गुड्स जो प्राइवेट कंपनीज आपको दे रही है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, आपके सामाजिक आर्थिक हालात पे वो निर्भर करता है कि आप कौन से वाले मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। चलिए, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर टू स्टडी। व्हाई? बिकॉज ये हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है कि यार एक कंट्री दावा करती है कि भाई हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी अगर ये दावा करे कि भाई मैंने प्रोग्रेस किया है, सर, सवाल ये है कि वो प्रोग्रेस को आप मेजर कैसे करोगे। अगर मैं कहूं कि बेटा मैंने ना बड़ा प्रोग्रेस कर लिया, मैं प्रोग्रेस किसको मानता हूं? मैं ये कहूं कि यार मेरे पास 0 बच्चे थे, 0 बच्चों से 60 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ये प्रोग्रेस है? या मैं कहूं कि 0 रुपए थे, 0 रुपए से इतने लाख रुपए पे हम आ गए? प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें? कंट्री के लिए प्रोग्रेस क्या है? उसके यहां पे लोग हैप्पी ज्यादा है, ये प्रोग्रेस है? कि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है? या मेरे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके मेरे देश में कितना वेल्थ क्रिएट होता है, क्या इंपॉर्टेंट है? ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। तो नेशनल इनकम या किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करना, इट इज ऑलवेज अ बिग, इट वाज अ मेजर रिडल, बहुत बड़ी पहेली थी कि यार क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बेस ऑफ प्रोग्रेस क्या हो और हम किस तरह से इसको मेजर करें। तो सबसे पहले तो देश के प्रोग्रेस के लिए इनकम को एक मेजर इंडिकेटर माना गया। सबसे पहले तो इनकम का कॉन्सेप्ट आया कि भाई देश में लोगों की कितनी इनकम है। तो चलो एक काम करते हैं कि इनकम को ही एक इंडिकेटर बना लेते हैं। इनकम को इंडिकेटर बनाया प्रोग्रेस का, और फिर इसी के बाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया। पहले तो लोग इसी को अपने देश की इनकम, लोगों की इनकम के आइडिया से हिसाब लगा रहे थे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। फिर एक बड़ा इवेंट हुआ, और वो बड़ा इवेंट हुआ 1934 तक। इनकम वाज इंडिकेटर बट टिल 1934। ऐसा क्या हुआ 1934 में? ऐसा क्या हुआ 1934 में? प्रोग्रेस को मेजर करने का एक न्यू कॉन्सेप्ट बन गया। सर नया कॉन्सेप्ट बन गया? यस, नया कॉन्सेप्ट बना टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एक देश की आर्थिक प्रगति को मेजर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बना 1934 में। बनाया किसने? नाम था, यूएस के इकोनॉमिस्ट थे, he was a US इकोनॉमिस्ट, नाम था साइमन कुजनेट। नाम शायद आपने सुना होगा। साइमन कुजनेट साहब ने 1934 में एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1934 से पहले सिर्फ इनकम के हिसाब से अंदाजा लगाते थे, लेकिन 1934 में कुछ बड़ा हो गया और साइमन कुजनेट साहब ने
किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जो इसके 90 इयर्स 90 साल बाद भी आज भी हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये एक मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसको आज भी लगभग हर देश इस्तेमाल करता है अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखने के लिए। यस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बने। ये बना तो और भी बहुत कुछ बना। एक बार साइमन कुजनेट ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें उसको फॉलो करती हैं। तो आइए इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कैसे किसी भी कंट्री की इनकम को मेजर करें, कैसे कंपेयर करें। ये सब चीजें जो है हम आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट होगा GDP, which stands for Gross Domestic Product। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान कर देते हैं। जीडीपी, क्या इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ना, सिंपल। मैंने बनाया भारत का नक्शा, लो बन गया। अगर मैं कहूं कि भाई मेरे देश की बाउंड्री में, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन इंसान, किसकी फैक्ट्री, किसकी कंपनी, छोड़ दो, मैं कहूं कि भारत के सीमाओं के अंदर एक साल में जितना भी, जो भी तुमने गुड्स और सर्विसेज बनाई, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, भारत के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड, लेट्स से 1 ईयर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाई, प्रोड्यूस करी एक साल में, उसका जो भी फाइनल प्राइस है, दैट इज माय जीडीपी। आसान हो गया। किसी भी कंट्री के अंदर, अब आप बोलोगे अच्छा सर एक बात बताओ, सर ये कंट्री के अंदर एक कंपनी है जो यूएस की कंपनी है, कोई बात नहीं, होने दो। सर ये कंपनी है चाइना की, ये चाइना वाली कंपनी इंडिया में, भारत में सामान बना रही है ना, बन कहाँ रहा है सामान, मेरे को नेशनैलिटी से मतलब नहीं है। जीडीपी को मैं देखता हूं ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, मैं इकोनॉमी के साथ साथ यहां पे ज्योग्राफी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सामान भारत के अंदर बनना चाहिए, चाहे यूएस की कंपनी बनाए, चाहे चाइना की बनाए, चाहे फिलीपीन की बनाए, मुझे मतलब नहीं है। अगर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया जो भी एक साल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनका जो भी फाइनल प्राइस है, that will be calculated as the GDP of that country। हो गया आसान। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये मैं अभी लिखा रहने दूंगा, ये मैं साइड वाला इरेज नहीं कर रहा, ताकि जो मैं लिखूं तो आपके साथ मैच हो जाए। तो चलिए एक आसान डेफिनेशन आपको दे देते हैं जीडीपी की, जो आपको आगे तक काम आएगी। सो जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, द टोटल monetary value of all the finished goods and services। finished goods and services जिसको हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा। सर फिनिश्ड का मतलब क्यों, देखो समझो, फिनिश्ड का मतलब, ये फिनिश्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलो सर मैंने रबड़ बनाई, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मैंने रबड़ प्रोड्यूस करी। एक बोलेगा सर मैंने ना इस रबड़ का टायर बना दिया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो रबड़ बनी, टायर बना, और वो टायर जाके किसी कार में लग गया, तो कार मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो मैं उस कार की जो कीमत है उसमें टायर की भी कीमत आ गई, रबड़ की भी कीमत आ गई। मैं यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, अच्छा रबड़ बनाने में इतना इतना पैसा जनरेट हुआ, टायर बना तो इतना पैसा क्योंकि वो फिर रिपीटेशन हो जाएगा, डबलिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। इसीलिए कीवर्ड है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उसका अल्टीमेटली टायर, जो कार की कीमत है, कार की कीमत 10 लाख रुपए, तो 10 लाख में टायर की भी तो कीमत आ गई ना, रबड़ की भी कीमत आ गई, तो उसको फिर अलग अलग काउंट नहीं करूंगा। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, टायर हो गया, रबड़ हो गया, दे आर नॉट फिनिश्ड गुड्स, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। इनका फाइनल प्रोडक्ट इज कार। सिमिलरली आप बोलो सर मैंने गेहूं है, गेहूं थे, गेहूं से मैंने आटा बनाया, सर आटा से मैंने ब्रेड बनाई, और ब्रेड से सर मैंने ना बहुत शानदार एक कोई
एक कोई क्विजीन बना दी, ब्रेड से मैंने कुछ और शानदार कोई सैंडविच बना दिया, कोई पिज्जा बना दिया, तो जो सैंडविच पिज्जा है वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। उस सैंडविच पिज्जा में उस ब्रेड की, व्हीट की, फ्लोर की, सबकी कीमत आ गई है, राइट, बराबर। चलो इसको हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा। फिलहाल आपको एक बार समझाना था, वो मैंने समझा दिया, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि अब हमको एक एक वर्ड का कॉन्फिडेंस पता है। सो क्या है जीडीपी? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस्ड within the country within country's border, आप कह सकते हो, in a calendar year, किसी भी एक साल में, किसी भी एक कैलेंडर ईयर में, which is mostly 1 year of course। तो ये जो मैंने बोला और जो मैंने ड्रॉ किया, ये मैच हो रहा है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन 1 year, दैट इज जीडीपी। किसने बनाया ये तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, कहां बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है। भारत में बनाया, खत्म, भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। अगर एक साल में भारत में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू, लेट अस से उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू आता है 3 ट्रिलियन, तो भारत की जीडीपी कितनी हो गई? 3 ट्रिलियन। ऐसे कैलकुलेट होता है, बराबर, ठीक। ऑफ कोर्स इसके ड्रॉबैक सामने हैं कि सर, जैसे कि इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हमारे देश में टोटल 100 सबसे रिच बंदे हैं, तो यानी अगर वो 100 बंदों ने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया तो भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स। लेकिन जीडीपी ज्यादा होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश के अंदर हर आदमी अमीर है या हर आदमी मजे कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर गिनती की 10, 15, 20 कंपनी भी ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर दें, तो उससे भी जीडीपी बढ़ जाएगा। तो जीडीपी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जीडीपी फुल प्रूफ मेथड है, इसकी दुनिया भर के लिमिटेशन है, हम आगे पढ़ेंगे। पर एक इंजन जनरल टर्म जीडीपी का डेफिनेशन जो है समझा दिया। अब हमने एक साल में कैलकुलेट कर दिया। मैं कहूं सर, ये पूरा कैलकुलेट करके मुझे पता चल गया कि 2023 में, पिछले साल की बात करते हैं, कि सर 2023 में ना भारत का जीडीपी इतना था। तो मैंने चेक किया, मैंने पता कर लिया कि मार्च 2023 से लेकर के और अप्रैल, नहीं उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, सॉरी। 2023 में हमने चेक किया भी, अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है मेरा। इस पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू, हमने पता किया, हमें मिल गई। लेट से 2030 का अमाउंट मिल गया एक्स, कि 2023 में हमारा जीडीपी की एक वैल्यू है एक्स, ठीक है। अब मुझे आगे का पता करना है। ये 2023 का पता कर लिया, सर 2024 का भी हमारे पास फिगर आ गया। 2024 में हमने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उसका फिगर आ गया वाई। क्या मैं यहां से ग्रोथ रेट निकाल सकता हूं कंट्री का? इफ आई हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट, if I have to calculate percentage growth rate, भाई हर साल चेक तो करेंगे ना, कंट्री ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इकोनॉमिकली हम इंप्रूव कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल का जीडीपी का डेटा मेरे पास होता है, तो अगर मुझे परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी निकालना हो किसी भी कंट्री में, आसान है। सर आप क्या करो ना, 2023 का जो जीडीपी है वो ले लीजिए, सॉरी 2024 का जीडीपी ले लो, 2023 का जीडीपी उसमें से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय अभी का जो लास्ट ईयर का हमारा बेस है। आप जीडीपी 2023 वाले को बेस बनाओ, क्योंकि पिछले वाला बेस रखो, इसमें से माइनस करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर टोटल वैल्यू पॉजिटिव आई, परसेंटेज पॉजिटिव आई, दैट मींस हमने ग्रो किया है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, इकोनॉमी कम हुई है। तो ये आसान तरीका होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का।
परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना है तो इस साल का जीडीपी में से पिछले साल का जीडीपी माइनस कर दो, पिछले साल वाले से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो जीडीपी क्या है समझ में आ गया, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया। अब सर ये ना न्यूज़पेपर वाले बहुत परेशान करते हैं, कैसे बेटा? सर पढ़ते रहते हैं जीडीपी, जीडीपी कहीं पे लिखा होता है सर नॉमिनल जीडीपी, सर कहीं पे लिखा होता है रियल जीडीपी। हम पढ़ते हैं भारत 11% नॉमिनल ग्रो कर रहा है, फिर कहीं लिखा होता है 7% भारत का रियल जीडीपी है। सर ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। तो नॉमिनल वर्सेस रियल, इसको भी जरा समझा देते हैं। आसान है, कैसे आसान है? देखो रियल जीडीपी जो होता है ना और नॉमिनल जीडीपी, इसमें एक बहुत बेसिक फर्क होता है कि कौन सी चीज आपने कैसे कैलकुलेट करी है। कोई भी जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी का कैलकुलेशन आपने कैसे किया। अगर आपने नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी में जो भी कैलकुलेशन होगी, नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एट एक्चुअल मार्केट प्राइस। जो अभी एक्चुअल मार्केट प्राइस है, इस एक्चुअल मार्केट प्राइस के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। एक्चुअल मार्केट प्राइस जिसको हम लोग करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, द वर्ड एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑल्सो नोन एज करंट मार्केट प्राइस। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आज करंट मार्केट प्राइस है ना, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशन। करंट मार्केट प्राइस ऑलवेज इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। ये सब इन्फ्लेशन को साथ में ऐड करके है। समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल की कीमत है 200 रुपए, एज्यूम कर लो ये 200 रुपए की बॉटल है सपोज, तो 200 रुपए इसकी रियल वैल्यू है, जरूरी नहीं है, इसमें महंगाई भी जुड़ी है। अगर 5 महीने बाद ये बॉटल की कीमत 200 से 220 रुपए हो जाए तो वो जो 200 से 220 रुपए हुआ है, वो 20 रुपए इसके प्रोडक्ट में कुछ ऐड नहीं हुआ है, प्रोडक्ट वही है, वो 20 रुपए जुड़े हैं महंगाई की वजह से। तो नॉमिनल जीडीपी में जो भी कैलकुलेशन की जाएगी, अब नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो 220 रुपए पे कैलकुलेट होगी। अगर इस बोतल की कीमत 250 रुपए हो जाए तो 250 रुपए कॉस्ट जीडीपी में कैलकुलेट होगी, समझ रहे हो? तो क्योंकि जो भी चीज एक्चुअल मार्केट प्राइस पे काउंट होती है, कैलकुलेट होती है, करंट मार्केट प्राइस पे होती है, उसमें हमेशा इन्फ्लेशन एडेड होता है। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि भाई आज कितनी कीमत है, तो जितनी भी आज की प्रेजेंट मार्केट में, करंट मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सब की कीमत में जोड़ दूं तो वो मुझे नॉमिनल जीडीपी दे देंगे। आज इंडिया में जितने गुड्स, जितने सर्विसेज हैं, कोई अगला पिछला रेफरेंस नहीं, कोई रेफरेंस नहीं कि 2010 से काउंट करना है, 2011 से काउंट करना है, 2020 से काउंट, कोई रेफरेंस नहीं। आज की एक्चुअल मार्केट प्राइस बोलो कितनी है, तो जिस भी सामान की आज गुड्स एंड सर्विसेज की प्रेजेंट जो भी कीमत है, उन सबको जोड़ दो, आई विल गेट माई नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडेड है, इट इज लाइकली टू बी मोर। तभी तो भारत नॉमिनल जीडीपी में 11% ग्रो कर रहा है, 11% ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन है, उसमें से 4% इन्फ्लेशन है। रियल जीडीपी जो होता है, इट इज ऑलवेज, कहते हैं, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन का मतलब, सर मैं करंट मार्केट प्राइसेस पे काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं काउंट करता हूं, मैं कैलकुलेट कर, रियल जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस। हमेशा ये कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है, इन्फ्लेशन हटा के कैलकुलेट की जाती है। कांस्टेंट प्राइसेस जो है उसके लिए हमेशा एक बेस ईयर होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हमारा बेस ईयर चल रहा है 2011-2012, तो ये बॉटल की कीमत 2011-12 में कितनी थी? 2011-12 में ये 100 रुपए थी, और आज इसकी कीमत क्या है? तो उस हिसाब से, वो बेस ईयर के हिसाब से मैं इसकी ग्रोथ को निकालूंगा, इसकी जीडीपी को कैलकुलेट करूंगा एक बेस ईयर के बेसिस पे। वहां से कितना बढ़ा है, दैट विल गिव मी माय रियल जीडीपी, एंड इन्फ्लेशन विल बी माइनस।
तो 11% अगर नॉमिनल है और रियल 7% क्यों है? क्योंकि जो बीच का 4% था वो तो महंगाई है, वो तो इन्फ्लेशन। इसका मतलब अगर महंगाई बढ़ जाए तो मेरे को मेरा जीडीपी बहुत मिलेगा, लगेगा कि अरे क्या बात है, मेरा जीडीपी कितना हो गया। अगर सोचो जैसे अभी कल कीमत, कल परसों आया, अपडेट आया सरकार का कि अक्टूबर महीने की जो महंगाई थी, वो महंगाई का डेटा आया 6.2%। तो पिछले महीने में 6% से ज्यादा महंगाई थी। तो एक्चुअली में जो कीमत होगी, जो नॉमिनल जीडीपी होगी, उसमें से तुमको 6% माइनस करना पड़ेगा, तब तुमको रियल जीडीपी मिलेगा। तो इंडिया जैसे केस में रियल जीडीपी हमेशा कम होगा नॉमिनल से, क्योंकि रियल इन्फ्लेशन निकालने के लिए, रियल जीडीपी निकालने के लिए यू ऑलवेज हैव टू एडजस्ट इट टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को माइनस करना पड़ता है। इसीलिए जो रियल जीडीपी है ना, दैट विल गिव यू मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट विल गिव यू मोर एक्चुअल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। नहीं, तुमको असली, तभी तो नाम रियल जीडीपी है, क्योंकि ये तुमको इट विल गिव यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि सिर्फ महंगाई बढ़ जाने से, अब वही वाली बात है कि सर 10 रुपए किसी चीज का रेट 10 रुपए था, उस पर 6% तो महंगाई बढ़ गई, 6% की महंगाई बढ़ी तो कीमत 16 रुपए हो गई। अगर महंगाई हटा दें तो उसकी उसकी कीमत तो आज भी 10 रुपए है। तो अगर मैं गलत कैलकुलेट कर लेता तो मुझे लगता क्या बात है, वाह भाई वाह, 10 रुपए से 16 रुपए पे इकोनॉमी आ गई, पर रियल में इकोनॉमी नहीं बढ़ी है। इकोनॉमी आज भी 10 ही रुपए पे खड़ी है, वो 6% तो इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है ना। तो ये फर्क है नॉमिनल रियल। और इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ये वाले हैं कि नॉमिनल जीडीपी टू बी कैलकुलेटेड एट एक्चुअल मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो हमेशा इन्फ्लेशन को साथ में ऐड करके बताएगा। रियल जीडीपी के लिए कीवर्ड है कांस्टेंट प्राइस, ये है करंट प्राइस। देखो करंट, करंट अभी का, कांस्टेंट जो पहले से चलता आ रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस हमेशा किसी बेस ईयर पे, पहले, इससे पहले हमारा बेस ईयर 2004 2005 था। बेस ईयर उस साल को मानते हैं। देखो इसके भी तरीके हैं। अच्छा, कौन, अब ये कैसे सर तय कर लिया आपने कि 11-12 बेस ईयर होगा? देखो बेस ईयर ना, हम उस साल को एक रेफरेंस मान लेते हैं, जो साल इकोनॉमिकली स्टेबल रहा। जो भी आपका साल इकोनॉमिकली स्टेबल है, उसको आगे के लिए रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे मैं कभी भी 2020 को, क्या 2020 को मैं कभी भी बेस ईयर लूंगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2020 कभी भी इंडिया की रियल पिक्चर नहीं दिखाएगा। सर 2020 में इकोनॉमी कहां चली गई? 2020 में इकोनॉमी 22-23% श्रिंक हो गई थी। लॉकडाउन था, कोविड था, इतना कुछ, इतनी सारी समस्याएं थी। क्या 2020 मुझे कभी भी एक्चुअल कीमत, एक्चुअल पिक्चर दे देगा इकोनॉमी की? नहीं दे सकता। तो बेस ईयर हम उसी को मानते हैं, उसी साल को कैलकुलेट करते हैं जो बेस ईयर जो है, जो हमें, जो इकोनॉमिकली जहां स्टेबल, जहां अच्छी खासी ग्रोथ रही है, इकोनॉमिकली सब स्टेबल रहा है, उस साल को बेस ईयर मानते हैं। पहले 2004 2005 बेस ईयर था। 2015 में भारत ने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, उसमें बेस ईयर को भी रिवाइज करके 2011-12 का बेस ईयर बना दिया गया था। आज भी बेस ईयर हमारा 11-12 ही है। अब बस मुझे इतना बता दो कि अगली बार जब न्यूज़पेपर में पढ़ोगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? एक बार बताइए प्लीज। अगली बार जब न्यूज़पेपर में आएगा ये रियल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? तो बता पाओगे आराम से कि अरे सर हम जानते हैं, ये फर्क हमें समझ में आ रहा है। कर पाएंगे दोनों में डिफरेंशिएट, राइट? और ये जो रियल जीडीपी वाला जो डेटा है ना, ये सबसे मोस्ट वॉच्ड मार्केट डेटा है। किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का सबसे ज्यादा स्टडी करे जाने वाला डेटा है रियल जीडीपी। हर कंट्री को कंपेयर करना हो तो रियल जीडीपी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है वो, बिकॉज दैट विल गिव यू ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी, राइट? अब सर चलो ये तो आपने बता दिया, कॉन्सेप्चुअली तो हमने देख लिया। अब यार जीडीपी को कैलकुलेट करना है। जीडीपी को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर, पर मैं जीडीपी को कैसे मेजर करूं? हाउ टू मेजर जीडीपी, दैट्स अ क्वेश्चन। बता तो दिया आपने, ये तो मैंने बोल दिया द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। सवाल ये है
कि ये भाई साहब टोटल मॉनेटरी वैल्यू निकलेगी कैसे, गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट, इसका भी तो कोई मेथड होगा। मॉनेटरी वैल्यू, सही मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकले गुड्स और सर्विसेज की? वेल, इसके दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स। एक, हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो आउटकम है, आउटपुट जो हमारे पास है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट साइड के हिसाब से हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं और हमें हमारा जीडीपी मिल जाता है। तो एक जीडीपी है जो प्रोडक्ट साइड से मिलेगा, और एक जीडीपी है, एक और तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का, वो है फ्रॉम द कॉस्ट साइड। आप इनपुट के हिसाब से, ये आउटपुट के हिसाब से, आउटपुट क्या आया उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और कितना इनपुट लगा उस इनपुट के हिसाब से भी जीडीपी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके समझाऊंगा वन बाय वन करके टू कैलकुलेट दैट टोटल मॉनेटरी वैल्यू। पहले तरीके की बात करते हैं कि अगर मुझे मेरे जीडीपी को और बाय द वे दोनों सेम आएंगे, चाहे आप प्रोडक्ट साइड से निकालो चाहे आप कॉस्ट साइड से निकालो, दोनों सेम आएंगे, इनमें डिफरेंस नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते सर प्रोडक्ट साइड से जीडीपी आई है 100 और कॉस्ट साइड से आई है 104, ऐसा नहीं होगा। दोनों साइड से इट हैज टू बी इक्वल, तभी कैलकुलेशन सही है। तो जब मुझे जीडीपी काउंट करना हो, जीडीपी कैलकुलेट करना हो फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्ट साइड के हिसाब से कैलकुलेट करना हो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए भैया चार चीजों को जोड़ना पड़ेगा। चार चीजें कौन सी हैं? लेट मी टेल यू। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अरे भाई साहब, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड? ना ना, कॉम्प्लिकेटेड तो मैं पढ़ाता ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाता, सिंपल पढ़ाता हूं। पर ये सी आई जे जी प्लस एक्स क्या है, इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, छोड़ दो। ये चार अलग अलग चीजें हैं जो तुमको याद रखनी। तुम्हारा मन करे एबीसीडी डाल लो, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट साइड के बेसिस पे अगर जीडीपी कैलकुलेट करना हो तो टोटल चार चीजों को ऐड करना पड़ता है। वो चार चीजें क्या है सर? सबसे पहले सी मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम कितना पैसा पे कर रहे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं टोटल गुड्स और सर्विसेज पे। तो मेरा मैं 200 रुपए की बोतल लेके आया, ये वाली अगर, तो 200 रुपए मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है इस बोतल के लिए, राइट? तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कितना खर्चा किया गया, प्लस आय। आय का मतलब है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उस चीज को बनाने के लिए, उस चीज का जो टोटल जो प्रोडक्ट बना उसमें कितना ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्राइवेट भी डोमेस्टिक वाली, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उसको ऐड करना पड़ता है, प्लस गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। जी स्टैंड्स फॉर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कितना कंजम्पशन किया, कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया उस प्रोडक्ट के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स मींस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। कितना उसको नेट एक्सपोर्ट किया गया। जब मैं चार चीजों को ऐड करता हूं, तुमको रट्टा नहीं मारना, तुमको खाली बस समझना है, ये सी आई जी एक्स मैटर नहीं करते हैं, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दो। इसकी जगह एबीसीडी डालते कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 डालते कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो प्लीज अपने आप को इनमें अपने आप को कष्ट ना दीजिए। इनकी जगह चाहे 1 2 3 4 डाल लो, चाहे ABCD डालो, कै डालो, फर्क नहीं पड़ता। मगर ये 4 चीज याद रखनी जरूरी है कि जब भी मैं GDP को प्रोडक्ट साइड से कैलकुलेट करूंगा, आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, तो उसमें मुझे क्या क्या डालना है। उसमें मेरे को एक तो एक्सपेंडिचर, कौन सा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डालना है, सरकार का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डालना है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ वो डालना है, और कितना नेट एक्सपोर्ट किया। ये सारी चीजों को जब मैं ऐड कर दूंगा ना, तो मेरे को एक GDP मिलेगा। ये एक तरीका है GDP निकालने का। तो इसमें क्या क्या आगे सर, मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से याद आया प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट, और सबने मिलके क्या एक्सपोर्ट किया। हो गया याद, क्लास में हो गया, 4 बार तो मैंने बोल दिया। अब दूसरा तरीका, अगर मुझे निकालना हो GDP फ्रॉम द कॉस्ट साइड, अब जरा इनपुट के हिसाब से, जरा कॉस्ट साइड पे, इनपुट बेस्ड भी कॉस्ट साइड के हिसाब से भी जरा निकालिए GDP फ्रॉम द कॉस्ट साइड। लेट्स लर्न दैट। तो यहां पे भी मुझे 4 चीजों को ऐड करना है। ये कॉस्ट साइड के हिसाब से भी मेरे को GDP को करना है ऐड, 4 तरीके से ऐड करना है। इसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं। अब उसको तुम कुछ भी नाम दे दो, मैं नाम देता हूं A+1 +2 +3 +4, 1 2 3 4 डाल दिया। इसमें भी 4 चीजें ऐड होंगी। एक क्या है, पहली चीज तो कंपनसेशन, उस चीज को बनाने के लिए कितना जो है आपका कंपनसेशन कितना आया। देखो कंपनसेशन एक वर्ड है इकोनॉमी के अंदर विच इज यूज्ड फॉर कोई भी चीज बनाने में। कंपनसेशन का मतलब उस चीज को बनाने के लिए आपने कितने कितने लोगों को कितना वेजेस दिया, कितना पैसा खर्च किया, लेबर पे कितना पैसा खर्च किया, आपने कितनी लोगों को उसमें सैलरीज दी हैं, कितना आपको पर्क्स देने पड़े हैं टू योर एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज पे होने वाला जो खर्चा है वो भी तो जुड़ेगा ना भाई, कितने एम्प्लॉयज को खर्चा दिया गया वो सामान बनाने के लिए। तो पहली चीज तो कंपनसेशन, दैट वेजेस सैलरीज पर्क्स जो आपने दिए एम्प्लॉयज को, सबसे पहले तो वो। दूसरा है आपका अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम का मतलब क्या, भाई जिस जगह पे भी आपने कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, उस जगह पे उसका कोई रेंट वेंट आपने पे किया, कोई रेंट वगैरह आपने दिया क्या, या आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया, उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ क्या, तो वो हो गई आपकी प्रॉपर्टी इनकम। तीसरा इसमें ऐड कर दीजिए प्रोडक्शन टैक्सेस। जो टोटल आपने जो भी चीज प्रोड्यूस करी है, जो भी सामान गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाई, उस पे आप कितने टैक्सेस पे करने वाले, कितना खर्चा, कहीं पे GST लगा होगा, किसी में कोई और टैक्स लगा होगा, तो वो भी जोड़ने पड़ेंगे आपको। और चौथा आप जोड़िएगा डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल, आपने 100 बॉटलें बनाई, ऐसी 100 बॉटल बनाई। 100 बॉटल बनाने में जो तुमने मशीन का इस्तेमाल किया, वो मशीन भी धीरे धीरे करके घिस रही है। आपके जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, जब उन फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब उनकी एफिशिएंसी कम होने लग जाए, जब उनकी नेट वैल्यू कम होने लग जाए, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया सर, ये 4 चीजें जोड़ दीजिए। आपने कोई भी चीज बनाने के लिए कितनी एम्प्लॉयज पे कितना खर्च किया, रेंट कितना दिया, टैक्सेस कितने भरे, और आपका अपना कैपिटल कितना डेप्रिसिएट हुआ। आपकी फैक्ट्री पे असर पड़ता है, एक कितनी मशीनें आपको उस पर लगानी पड़ी, मशीन धीरे धीरे मशीन खराब होती है, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है। तो ये सब चीजों को जोड़ दें तो भी GDP निकल के आएगा फ्रॉम द कॉस्ट साइड। पर ये जरूर याद रखिएगा कि GDP of the product side should always be equal to the GDP of the cost side। ये सेम ही होना चाहिए। मेथड 2 है, वैल्यू एक ही निकल के आएगी। आर वी क्लियर विद द वे GDP इज कैलकुलेटेड। ये उसका आंसर है जो हम आसान भाषा में बोल तो देते हैं, टोटल मॉनेटरी वैल्यू।
तो ये कॉस्ट साइड या प्रोडक्ट साइड से दोनों से मुझे क्या मिल रहा है? व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट टोटल मॉनेटरी वैल्यू. आई एम गेटिंग दैट टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल या फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. वो जो भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल जो वैल्यू है फाइनल वाला, वो मेरे को मिलेगा ये कैलकुलेट करके. ठीक है, बहुत ऐसा फॉर्मूला टाइप में मत समझो, ये कोई फॉर्मूला नहीं दिया है मैंने, सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि जब प्रोडक्ट साइड में था तो मैंने देखा कि कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का पर्सनल एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फर्म्स का इन्वेस्टमेंट, है ना, ये वाली चीजों को हमने पढ़ा और जितना एक्सपोर्ट किया. जब मैंने कॉस्ट साइड से देखना है चीजों को, तो एम्प्लॉय को कितना देना पड़ेगा, रेंट कितना देना पड़ेगा, टैक्स कितने भरने पड़ेंगे, कैपिटल कितना डेप्रिसिएट होगा, उस हिसाब से कैलकुलेट किया, तो ये मेरा कॉस्ट के हिसाब से आ गया. तो कॉस्ट साइड में आपका एक तरह से आपको ये इनपुट बेस्ड हो गया, वो आउटपुट बेस्ड हो गया. अब मुझे बता दीजिए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन? यस बडी, everyone please tell me, are we comfortable with what we are learning right now? क्लियर है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए. अच्छा, अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ना, डेप्रिसिएशन. इसका भी छोटा सा फंडा बता देता हूं, हो सकता है डेप्रिसिएशन पे कभी सवाल वगैरह आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना. तो लेट्स डिफाइन द वर्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को डिफाइन करना हो, सिंपली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. इट मीन्स सिंपली द कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट. किसी भी फिक्स्ड एसेट को ओवर आप उसको कंज्यूम ही तो. अच्छा, मैं गाड़ी निकाल के लाया, नई गाड़ी खरीदी, जब मैं गाड़ी को चलाऊंगा तो रोज डेप्रिसिएट नहीं हो रही है क्या? उसकी वैल्यू घट रही है ना. किसी भी चीज की जब वैल्यू घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि डेप्रिसिएट हो रही है, उसका वियर एंड टियर हो रहा है. कोई भी फिक्स्ड एसेट का कंजम्पशन का मतलब है उसके अंदर होने वाला वियर एंड टियर. धीरे धीरे उसकी कीमत घट रही है. मैं 12 लाख की गाड़ी निकाल के लाऊंगा, 2 साल के बाद बेचता हूं, तो क्यों उसकी कीमत 6 लाख रुपए लगेगी, क्यों 7 लाख रुपए लगेगी? क्योंकि उस 2-4 साल में वो कितना डेप्रिसिएट हो, कितनी घट गई, कितना उसमें उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? एक बड़ी खास चीज में याद रखिएगा दोस्तों, कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का ही डेप्रिसिएशन होता है. इकोनॉमी में ओनली फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएट, नॉन फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएट नहीं होते. जो भी मेरे नॉन फिक्स्ड एसेट्स हैं, दे डू नॉट डेप्रिसिएट. सर, नॉन फिक्स्ड एसेट मतलब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किल्स. आज मैं 34 साल का हूं, जब मैं 40 का हो जाऊंगा या 50 का हो जाऊंगा, तो मेरी जो स्किल्स हैं या मेरी जो नॉलेज है वो डेप्रिसिएट नहीं होगी, वो बढ़ेगी. तो ह्यूमन स्किल्स को माना जाता है नॉन फिक्स्ड एसेट. जो समय के साथ साथ घटे, ये कोई जरूरी नहीं है. समय के साथ साथ आपकी स्किल्स बढ़ सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टीज बढ़ सकता है. लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो मशीन तुमने लगा दी, जो फैक्ट्री तुमने लगा दी, मैं लैपटॉप लेकर के आया, मुझे पता है 2 साल के बाद लैपटॉप खराब ही हो जाएगा. 2 साल मेरा यूज का काम करेगा, 2 साल उस पर काम करूंगा, 2 साल के बाद कभी बैटरी का प्रॉब्लम, कभी इसका प्रॉब्लम, कभी कीपैड का प्रॉब्लम, तो वो डेप्रिसिएट हो रहा है, वो घट रहा है. लेकिन 2 साल पे उस पर काम करके जो मैंने नॉलेज पाया, या जो मैंने अपनी स्किल डेवलप करी, या मैं कोडिंग करता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं,
मैंने अपनी स्किल्स एप्रिसिएट कर ली, राइट। लैपटॉप 2 साल में घट गया पर मेरी स्किल ऊपर बढ़ गई, तो लैपटॉप है मेरे लिए फिक्स्ड एसेट और मेरी स्किल्स, मेरा नॉलेज मेरे लिए है नॉन फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन में हमेशा फिक्स्ड एसेट्स ही डेप्रिसिएट होंगे, नॉन फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएट नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्योंकि अब यहां पे मैंने जीडीपी का जिक्र किया तो मुझे एक और कीवर्ड याद आ गया, उसके बारे में भी बता देता हूं। एक मेरा बड़ा अच्छा एक फेवरेट कीवर्ड है और कीवर्ड है पोटेंशियल जीडीपी। ये भी आपने कभी ना कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। द कीवर्ड इज पोटेंशियल जीडीपी। सर पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी का सिंपल मतलब है व्हाट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल, maximum sustainable level of production। मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कितना ऑप्टिमम, ऑप्टिमम एन इकोनॉमी कैन हैव। किसी भी इकोनॉमी में क्या हो सकता है, मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना हो सकता है, मतलब वो कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपकी जो भी इकोनॉमी है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास जो भी एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से तो किसी भी इकोनॉमी में जो एक मैक्सिमम लेवल तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप बोलो भाई सर ये मेरे को रोज का आप 1000 बॉटल बना के दे दो। भाई मेरी फैक्ट्री में 250 बॉटल बन सकती है बस। तो मेरे लिए मेरी फैक्ट्री का पोटेंशियल जीडीपी कितना है? 250 बॉटल। उससे ज्यादा मैं बना नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है। या तो मुझे कैपेसिटी एक्सपैंड करनी पड़ेगी, फिर मैं सोचूं 1000 बॉटल बनाने के बारे में। तो हर एक इकोनॉमी में एक लिमिट है। किसी भी इकोनॉमी में मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी ऑफ दैट इकोनॉमी। क्योंकि जितना ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन उतना ज्यादा टोटल मॉनेटरी वैल्यू। भाई प्रोडक्शन के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना। जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे जीडीपी उतना ज्यादा हो जाएगा, सही बात है। लेकिन सर ये डिटरमाइन करेगा क्या, कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे, किस बात पे डिपेंड करता है पोटेंशियल जीडीपी? सो बेसिकली किसी भी कंट्री की प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। किसी भी इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड by two factors. Number one, available factor of productions। पहली चीज, what are the available factors of production। आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज योर इनपुट्स। में 3 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने गए। ये भी अलग से कहीं पे एक बॉक्स आइटम में लिख लो, एक छोटा सा बॉक्स बनाओ साइड में, और बॉक्स में ना एज स्मॉल शॉर्ट नोट्स बना के लिखो, स्मॉल बॉक्स का हेडिंग डाल देना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 3 इनपुट्स, मेजर इनपुट्स माना गया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए आप इनपुट, दैट इज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन, उसकी 3 कैटेगरीज मानी गई है। देयर आर 3 कैटेगरीज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, होते हैं लेबर, होता है कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, LLC। किसी भी, कोई भी प्रोडक्शन का सिस्टम हो, कोई भी लेवल हो, अल्टीमेटली किसी भी इकोनॉमी में there are 3 factors of production: land, labor, capital।
लैंड का मतलब है सर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। जमीन से, लैंड से मतलब है मेरा आपके पास आपके इकोनॉमी में कितने ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब सब कुछ आपके इकोनॉमी में, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, फ्यूल, सब कुछ आ गया। लैंड का मतलब यहां सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर लिया बॉस। नेचुरल रिसोर्सेज में सब कुछ आ गया। लिख लो, एग्जांपल लिखने हो तो एयर, वाटर, लैंड, फ्यूल्स, मिनरल्स, सब कुछ। लेबर, द वर्कफोर्स पुट इन एक्शन। आपका दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। लेबर का मतलब कितना आदमियों को काम पे लगाया है। हाउ मच वर्कफोर्स हैज बीन पुट इनटू एक्शन, कितने लोगों को काम पे लगाया है, दैट इज योर लेबर। आंसर कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया भैया आपने कितनी कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किया है टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स। कैपिटल इंक्लूड द कैपिटल गुड्स पुट टू यूज टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स। सर मैंने फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री लगाने में जो पैसा खर्च हुआ, क्योंकि वो फैक्ट्री से मैं आगे प्रोडक्शन करूंगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप बनाई, तो मोबाइल ऐप पे जो खर्चा हुआ वो कैपिटल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लेबर हूं इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और मेरे नेचुरल रिसोर्सेज है इंटरनेट। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूं। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, किसी भी इकोनॉमी में ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो किसी भी कंट्री का जो पोटेंशियल, जो मैक्सिमम जीडीपी है, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर। आर वी क्लियर? ओके, सो कमिंग बैक, अगर ये फैक्टर प्रोडक्शन को अगर आपने बॉक्स आइटम में लिख के कर लिया है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके आगे का नोट्स प्रिपेयर करना है आपके लिए। तो ये इसको मैं साइड में हटा रहा हूं। सो वी वर डिस्कसिंग कि पोटेंशियल जीडीपी किस किस बात पे डिपेंड करता है। सो सर, पोटेंशियल जीडीपी किसी भी कंट्री के अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। उसके पास कितना लैंड, लेबर और कैपिटल है, नंबर वन। और दूसरा फैक्टर टू डिटरमाइन पोटेंशियल जीडीपी इज द टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। लैंड, लेबर, कैपिटल तो है, मगर उस लैंड, लेबर, कैपिटल को कितनी टेक्नोलॉजिकली, कितनी एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपकी कंट्री का जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो भी इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास लैंड है, लेबर है, सब है, अगर आप मैनुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप हर चीज को मैनुअली कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, तो क्या कभी आप मैक्सिमम जीडीपी अचीव कर पाएंगे? नहीं। अगर आपके यहाँ पे 100 लोग मिलके 100 बॉटल बना रहे हैं दिन की, 100 लोग मिलके 100 बॉटल दिन की बनाते हैं, और वही चीज अगर मैं 4 मशीन लगा दूं, 5 लोग दिन की 500 बॉटल बना सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने मेरा जीडीपी 5 टाइम्स किया कि नहीं किया? मैं एक दिन में 100 बॉटल बना रहा था, 100 आदमियों को काम पे लगाना पड़ता था। अब मैंने 4 लगाई मशीनें, 5 एम्प्लॉय लगाए, और मेरा दिन का 500 बॉटल बन रहा है। तो ऑब्वियसली लैंड, लेबर, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस लैंड, लेबर, कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द पोटेंशियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। हैविंग सेड सो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ गया है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इससे पहले मैं आगे किसी और चीज पे चलूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को सोचिएगा।
आपका होमवर्क है, क्वेश्चन जो है दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन ये है, गिवन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, गिवन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स and the use of critical technology, not critical, disruptive, I will write disruptive, the use of disruptive technologies like AI, like robots, do you think the difference between labor and capital, both being factors of production, will get blurred in coming future? सोचिएगा इस बारे में। अगर मशीनें इंसानों का काम करने लग जाएं, अगर आपने इंसानों को हटा के एआई का यूज किया, अगर रोबोट्स का इस्तेमाल किया ह्यूमन वर्क के लिए, तो आप तो कहोगे सर देखो मैं तो कैपिटल का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि बात सही है। लैंड लेबर कैपिटल में तीसरा वही तो था कि आप किस चीज का यूज करके और बाकी क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, दैट इज कैपिटल। लेकिन क्या एआई और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना इस लेबर और कैपिटल के बीच का फर्क ब्लर कर देगा? अगर कैपिटल का इस्तेमाल करके लेबर की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको रीडिफाइन करना पड़ जाएगा क्या? will get blood in coming future. You have to critically analyze कीजिए। now this question can be a good question of 10 marks। 10 मार्क्स का है तो 200 शब्द में 200 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। Clear everyone? I really hope this point is clear to everyone. Okay, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अभी हमने आपको जीडीपी पढ़ाया, हमने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया। सर अगर मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना आ गया, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कैसे निकालूं सर? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस एनडीपी। सिंपल, कुछ नहीं सोचना, जो जीडीपी है उसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, बस, नथिंग। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दैट विल गिव यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उन चीजों को नहीं यूज करते या उनको काउंट नहीं करते जो एक टाइम के बाद हमें पता है कि इनका वैल्यू कम होता जाएगा। तो जो डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं उनको साइड में कर दो, बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं काउंट करूंगा बार बार कि मेरा कोई भी प्रोडक्टिव एसेट जो मैं यूज कर रहा हूं बाकी चीज प्रोड्यूस करने की, उसको काउंट नहीं करूंगा। सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव मी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ very interesting another concept। so right now we have learned about GDP, we have learned about net NDP, gross domestic product done, net domestic product done। what if we have to consider one more, which is gross national product? ये भी आपने सुना होगा। the third major economic parameter is gross national product, GNP। ये थोड़ा और मजेदार कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर आपने जीडीपी को कहा था
कि जीडीपी तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों? हमारी कंट्री में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, किसने किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर भारत की बाउंड्री में पैदा हुआ है वो गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारा जीडीपी है। फाइन। जीएनपी नेशनैलिटी के हिसाब से काम करता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये किसने प्रोड्यूस किया, जीडीपी था वेयर इट वाज प्रोड्यूस्ड। जीएनपी में इंपॉर्टेंट है बाय हुम इट इज प्रोड्यूस, किसने किया है प्रोड्यूस। अगर एक इंडियन है ये भारत के अंदर और यहां पे एक यूएसए है, तो अगर यूएस के अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है, यूएसए में कोई भारत का इंसान काम कर रहा है, तो उस इंडियन के पास जो उसके पास क्या बोलते हैं वो कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई इंडियन बैठ के पैसा कमा रहा है यूएसए में, तो उस इंडियन का जो भी उसका जो भी ऑनरशिप है वेल्थ को लेकर के, वो भारत के जीएनपी में काउंट होगा। इसी तरह से अगर इंडिया में बैठ के कोई यूएस का बंदा काम कर रहा है, तो इस ये जो भी पैसा कमा रहा है वो हमारे जीडीपी में ऐड नहीं होगा। अगर यूएस का बंदा भारत में पैसा कमा रहा है तो ये हमारे जीडीपी में ऐड होगा, जीएनपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि नेशनैलिटी मैटर करेगी, ये हमारा थोड़ी ना है। तो ये बंदा चाहे जितना मर्जी पैसा कमाए, इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऐड होगा यूएसए के जीएनपी में, तो नेशनैलिटी मैटर करेगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है किस देश के सिटीजन ने पैसा कमाया, समझ रहे हैं, उसके पास कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो भारत में जीडीपी को मैंने इसलिए ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट कहा था कि कौन प्रोड्यूस किया मैटर नहीं करता, भारत में प्रोड्यूस होना चाहिए। और भारतीयों ने जो प्रोड्यूस किया, इंडियंस ने जो प्रोड्यूस किया, चाहे वो भारत में किया, चाहे वो चाइना में बैठ के किया, चाहे यूएस में किया, इंडियंस ने जो प्रोड्यूस किया, बाय इंडियंस, बाय हुम, बाय इंडियंस, उसका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड एज जीएनपी। तो कैसे डिफाइन करें सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी को मैं डिफाइन करूंगा एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू of all finished goods and services, all finished goods and services produced in a calendar year by means of production owned by a country's resident। यहां पे कंट्रीज रेजिडेंट का मतलब है हमारी नेशनैलिटी मैटर करेगी। आपके सिटीजन्स ने कितना प्रोड्यूस करा, कहां मैटर नहीं करता, आपके सिटीजन्स ने कितना प्रोड्यूस किया, जो सिटीजन्स ने प्रोड्यूस किया है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो। और सिटीजन्स ने जो प्रोड्यूस किया उसका कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पे हमारे सिटीजन्स के पास है मींस ऑफ प्रोडक्शन, उसके हम मालिक हैं। तो यूएस में अगर भारत का कोई फैक्ट्री चल रहा होगा, तो उधर का जो फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो भारत के सिटीजन का पैसा है ना, तो हमारे जीएनपी में ऐड हो जाएगा। इफ देयर इज अ इंडियन रेस्टोरेंट, इफ देयर इज इंडियन रेस्टोरेंट इन यूएसए, इसका जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो भी ये पैसा कमा रहा है, दैट विल बी एडेड इन इंडियाज जीएनपी, है ना, नॉट इंडियाज जीडीपी, नॉट जीडीपी। जीडीपी में तो यूएस की ऐड होगा क्योंकि उनकी बाउंड्री में बन रहा है, बना इंडियन रहा है तो भारत की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, बस इतना ही। अगर जीएनपी समझ में आ गया है तो फिर तो आपका, जैसे आपका जीडीपी का एक एनडीपी था, जीएनपी का भी एक एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, ये भी कुछ नहीं है, वही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें से भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यू विल गेट द NNP, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन गई तो NDP बन गया, GNP में से डेप्रिसिएशन गई तो NNP बन गया, सिंपल एज दैट। ठीक है सर, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है इस वीडियो में, इस क्लास में, इस लेक्चर में, देयर आई हैव गिवन यू सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट ऑफ द नेशनल इनकम, कैसे कैसे हम नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करते हैं, उसका मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया दिया है। क्लियर हो गया बॉस? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अभी चैप्टर 2 खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर 2 में नेक्स्ट हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आप एडवांस में पढ़ के आना चाहें तो हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत में अभी कुछ जो भी चेंजेस आए हैं, वी हैव गॉट सम रिवाइज्ड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। कुछ चीजों को रिवाइज किया गया, भारत में हम कैसे कैसे नेशनल, हम जीडीपी और जीएनपी कैसे निकालते हैं, तो वो चीज आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम चलता है। जैसे जीडीपी जीएनपी पढ़ा, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को भी पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर अक्सर न्यूज़पेपर में जहां जीडीपी का जिक्र आता है, GVA का भी जिक्र आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी जिक्र वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GVA वर्सेस GDP, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो चीजें बची हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 3 जो होगा उसमें बात करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, वो और मजेदार है। तो आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 हम आपको पढ़ाएंगे, देयर विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ आ जाएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बारे में, बात करेंगे प्रोग्रेस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया, वो सब चीजों का जिक्र जो है आपको आगे देखने को मिलेगा। आज की क्लास कैसी रही मुझे बता दीजिए। आज जो भी हमने पढ़ा, थोड़ा लेट पढ़ा, आज एक्चुअली बेटी को वैक्सीनेशन करवाना था, उसके बाद वैक्सीनेशन वाले दिन आपको पता है चीजें बहुत बहुत हैप्पी तो नहीं होती है, और बीच में आज कुछ मुझे इंपॉर्टेंट काम थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल भी सुबह 10 बजे क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मुझे घर ट्रैवल करना है। ठीक है, एडवांस में आपको बता रहा हूं कि कल की भी जो मेरी क्लास है उसका मैं टाइमिंग कन्वे कर दूंगा। मोस्ट लाइकली कल की क्लास का जो टाइम होगा वो भी आफ्टरनून के बाद ही होगा, बिकॉज कल 15 है ना, हाँ, तो 15 नवंबर को आई हैव टू ट्रैवल, तो मैं घर जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, तो ट्रैवल करूंगा, तो सुबह वाला पार्ट नहीं होगा, फर्स्ट हाफ में ट्रैवलिंग करना है। तो जो भी क्लासेस होंगी कल, तो कल की क्लासेस विल बी इन द सेकेंड हाफ। ठीक है ना, सेकेंड हाफ में आपकी क्लासेस हम लोग कंडक्ट आपकी करेंगे। ठीक है बॉस, चलिए, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू गाइस टुमारो फॉर इकोनॉमी, कल मिलते हैं इकोनॉमी के लिए। और अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास है ना, उसका मैं कंफर्मेशन आपको दे देता हूं एक बार, ऐसा ना हो कि कल के लिए कुछ और 10 चीजें करनी हो, मैं कंफर्म कर देता हूं आपको ज्योग्राफी का क्या कुछ टाइमिंग रहेगा, दैट आई विल कंफर्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा, इकोनॉमी आ रही है समझ में, बढ़िया से समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस, सभी बच्चे जो क्लास में हैं, क्लास वाले बच्चे एक बार बताओ। क्लियर, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।